गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का एक प्रमुख शासक था। तो तुगलक वंश जो कि खिलजी वंश के बाद आया था। तो तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की थी 1320 के अंदर। गियासुद्दीन तुगलक ने 1320 से लेकर 25 ईस्वी तक शासन किया था। इसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक वंश का नया सुल्तान बना दिल्ली का, जो कि गियासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। इसने 1325 से लेकर 51 तक इसने शासन किया। इसके पश्चात गद्दी पर बैठा फिरोज तुगलक, जिसने 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक शासन किया था। इसके पश्चात परवर्ती तुगलक सुल्तान, जिन्होंने 1388 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया था। और इसके पश्चात तुगलक वंश का अंत हो गया था और खिजर खान ने एक नया वंश सैयद वंश की स्थापना की थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को जानने से पहले हम इससे थोड़ा पीछे का जो अध्ययन है वो एक बार संक्षेप में उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि तुगलक वंश से पूर्व खिलजी वंश था, तो खिलजी वंश के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी वंश का एक प्रमुख शासक हुआ था, जिसने उत्तरी और दक्षिण भारत का सैनिक अभियान किया और इसमें सफलता प्राप्त की। तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति मलिक काफूर, जिसने कि अलाउद्दीन की दक्षिण भारत विजय अभियान में प्रमुख भूमिका निभाई थी। और अलाउद्दीन पहला तुर्क सुल्तान था जिसने कि उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त करने का प्रयास किया और उसमें वो सफल भी रहा था। तो इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी की उत्तरी और दक्षिण भारत की विजयों के साथ साथ ही उसने क्या किया था, आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए थे। और आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत उसने अपनी बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी, जिसके अंतर्गत उसने प्रत्येक वस्तु के मूल्य निश्चित कर दिए थे। प्रत्येक वस्तु, दास दासियों के, पशुओं के आदि के मूल्य निर्धारित कर दिए थे। और गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं लाने के लिए व्यापारियों को बाध्य भी किया था। कोई भी व्यापारी कम वस्तु तोलता था तो उतनी मात्रा में उसका मांस काट दिया जाता था। और इस प्रकार अलाउद्दीन के समय में बाजार नियंत्रण नीति की जो व्यवस्था थी वो सफलतापूर्वक चली, लेकिन अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही ये व्यवस्था समाप्त हो गई। इसी के साथ साथ अलाउद्दीन ने आर्थिक क्षेत्र में सुधार के साथ साथ उसने प्रशासनिक क्षेत्र में भी सुधार किए। उसने अमीर वर्ग की शक्तियों का दमन कर दिया, राजस्व संबंधी अनेक सुधार किए, सैन्य संबंधी भी अनेक सुधार किए। सैन्य सुधारों में उसकी जो मुख्य सुधार था वो सैनिकों का हुलिया नोट करना और घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। सैनिकों को उस समय नगद वेतन दिया जाता था। अलाउद्दीन ने जागीरदारी प्रथा बंद कर दी थी। योग्यता के अनुसार ही सैनिक का चुनाव होता था। और इस प्रकार अलाउद्दीन ने योग्य सैनिकों के बल पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था और मंगोल आक्रमण से अपने साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान भी की थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की जैसा कि 1316 में मृत्यु हो गई, तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो था वो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक की रहा। तो 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। तो अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था शहाबुद्दीन उमर नया सुल्तान बना। शहाबुद्दीन उमर नया सुल्तान बना था। शहाबुद्दीन उमर नया सुल्तान बना था। शहाबुद्दीन जो था अल्पवयस्क था, अतः उसके समय में जो मलिक काफूर था उसने वास्तविक शासक
मलिक काफूर ही था, ये केवल नाम मात्र का ही शासक था। सारी सत्ता उसने अपने हाथ में ले रखी थी मलिक काफूर ने। लेकिन कुछ समय पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक ने क्या किया, मलिक काफूर का वध कर दिया और दिल्ली का नया सुल्तान बन बैठा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो कि अप्रैल 1316 में सिंहासन पर बैठा। इसने की 1320 ईस्वी तक शासन किया था। तो इसके पश्चात नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जो कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का एक वजीर था, उसने क्या किया, कुतुबुद्दीन मुबारक का वध कर दिया और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह था, ये हिंदू मुसलमान था, अतः दुर्र सुल्तान इससे घृणा करते थे। तो इसके पश्चात क्या हुआ, गाजी मलिक नाम के एक व्यक्ति ने, जिसे कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है, उसने क्या किया, 1320 के अंदर एक युद्ध में नासिरुद्दीन खुसरो शाह को पराजित कर दिया और गयासुद्दीन तुगलक ने एक नया वंश स्थापित किया, जो कि तुगलक वंश के नाम से जाना गया था। अतः गयासुद्दीन तुगलक को तुगलक वंश का संस्थापक कहा जाता है। तो इस प्रकार दिल्ली पर एक नया वंश स्थापित हुआ, तुगलक वंश। तो गयासुद्दीन तुगलक एक योग्य शासक था। इसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को काफी आगे बढ़ाया और अपने साम्राज्य की आंतरिक और बाहरी समस्याओं का उसने बड़े अच्छे ढंग से सामना भी किया उसने। इसके साथ ही जब वो बंगाल के अभियान से वापस लौटा था, तो ऐसा कहा जाता है कि उसके पुत्र गयासुद्दीन तुगलक ने उसके स्वागत समारोह में एक अफगानपुर में एक लकड़ी का महल तैयार करवाया था। तो जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक ने इस महल में प्रवेश किया, तो हाथियों की परेड के कारण यह जो महल था वो धराशायी हो गया और गयासुद्दीन तुगलक उसमें दबकर अपने बेटे महमूद सहित मारा गया था। और इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई और नया सुल्तान दिल्ली का जो बना था वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका कि बचपन का नाम जो था वो जूना खां था। तो जूना खां को उल्लूक खां की उपाधि प्रदान की गई थी। तो अब हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिसने की गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुआ था। तो इस प्रकार हम अब अपना जो टॉपिक है वो तुगलक वंश से संबंधित मोहम्मद बिन तुगलक का है, जो कि तुगलक वंश का एक महान सुल्तान था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात ये जूना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बाल्यावस्था से ही मोहम्मद बिन तुगलक को अच्छी सैनिक शिक्षा प्रदान की गई थी और इसकी शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था की गई थी। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति था, उसे तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था और इस प्रकार धर्मशास्त्रों में उसकी रुचि थी। और राज्यारोहण के पश्चात गयासुद्दीन ने उसे उल्लूक खां की उपाधि भी प्रदान की थी और उसे अपना युवराज भी घोषित कर दिया था। उसने वारंगल के विरुद्ध 2 बार सैनिक अभियान भी किया। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात जो कि मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने 40 दिन तक शोक रखा था, क्योंकि इतिहासकार इस बारे में मतभेद करते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु एक आकस्मिक घटना थी या फिर जानबूझकर उसकी हत्या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। तो आज तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वास्तव में जो गयासुद्दीन तुगलक था उसकी मृत्यु आकस्मिक घटना थी या फिर सोची समझी साजिश थी मोहम्मद बिन तुगलक की। अब इसका कारण चाहे जो हो भी रहा हो, लेकिन इतना निश्चित है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात ही मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का सिंहासन संभाला था। इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक को एक बुद्धिमान मूर्ख की उपाधि भी दी गई है, अर्थात ये मोहम्मद बिन जो तुगलक था ये काफी शिक्षित, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक शिक्षित व्यक्ति था, सभी सुल्तानों में शिक्षित व्यक्ति था। और इसके अलावा अपने साम्राज्य का विस्तार इसने बहुत अधिक किया था। दिल्ली के किसी भी सुल्तान ने इतना अपना साम्राज्य आगे नहीं बढ़ाया होगा इतना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने।
लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी, मूर्ख उसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसने अपने जीवन काल में कुल महत्वपूर्ण 5 योजनाएं बनाई थी। दुर्भाग्यवश वो सभी की सभी क्या हो गई थी, असफल सिद्ध हुई थी। कारण क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक योजनाओं को लागू करने में बड़ी जल्दबाजी करता था, उस योजनाओं पर विचार विमर्श नहीं करता था और उसका जो आलोचनात्मक ढंग से उसको व्याख्या नहीं कर पाता था, इसलिए उसकी योजनाएं क्या हो जाती थी, असफल हो जाया करती थी। इसलिए इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक को एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में भी जाना जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो राजतंत्र सिद्धांत था, वो जो सिद्धांत था वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक शिक्षित, ज्ञान के प्रति जिज्ञासु और कई विद्वानों ने उसे कई विद्याओं में उसको दक्ष माना गया था। उसे धर्म शास्त्रों का भी अच्छा ज्ञान था और अपनी योग्यता में उसको पूरा विश्वास था। राजतंत्र के क्षेत्र में उसके विचार बलबन के विचारों से अधिक निकट थे। उसका मानना था कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतः सुल्तान को स्वेच्छाचारी और निरंकुश होना चाहिए। और इस प्रकार उसने अपने राजतंत्र के सिद्धांत के अंतर्गत कुछ बातों को उसने स्पष्ट किया। और इसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी नवीन योजनाएं बनाई, तो कुल उसने महत्वपूर्ण 5 योजनाओं को निर्मित किया। उससे पहले 5 योजनाओं को बनाने से पहले उसने लेखा जोखा तैयार किया। दूसरी बात, कृषि विभाग की उसने स्थापना की। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण योजना थी उसकी वो थी, फर्स्ट नंबर पे दोआब में कर वृद्धि करना। सेकंड थी राजधानी परिवर्तन, जो कि दिल्ली से दौलताबाद अर्थात देवगिरी की ओर स्थानांतरित की गई थी। तीसरी थी तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना। ये मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योजना मानी गई है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये योजना भी असफल हो गई थी। इसके बाद खुरासान अभियान किया और उसके पश्चात कराजल अभियान किया उसने, लेकिन दुर्भाग्यवश ये पांचों की पांचों योजनाएं उसकी क्या हो गई, असफल हो गई थी। तो योजनाओं को जानने से पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि सबसे सर्वप्रथम उसने लेखा जोखा तैयार किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था अत्यधिक परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। राज्यारोहण के बाद उसने राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए काफी कदम उठाए। उसने प्रांतीय अधिकारियों को आदेश दिया कि वो पहले की भांति अपने अपने क्षेत्रों की आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करें और उसे दिल्ली में दीवाने वजारत के पास भेजा जाए। दीवाने वजारत जो था, दीवाने वजारत में प्रत्येक सूबे की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए पृथक रजिस्टर रखे गए। और इससे क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक को स्पष्ट हुआ कि वास्तव में उसकी राज्य की कुल आय कितनी होती है। इसके पश्चात उसने कृषि विभाग की स्थापना की। तो इस विभाग के अध्यक्ष को अमीर ए कोही, इसके लिए उसने अमीर ए कोही नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। कृषि संबंधी समस्याओं को हल करना और कृषि उपज को बढ़ावा देना इस विभाग का मुख्य उद्देश्य था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना की और अमीर ए कोही नामक अधिकारियों की उसने क्या कर दी, नियुक्ति कर दी थी। अकाल और प्राकृतिक प्रकोपों के समय किसानों को ऋण आदि वितरित करने का जो काम था वो इसी अधिकारी को सौंपा गया था। तो अब हम सबसे पहले जो प्रमुख योजना थी उसकी दोआब में कर वृद्धि, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या सबसे पहले जो योजना बनाई वो थी दोआब में कर वृद्धि। दोआब जो था 2 नदियों के बीच का क्षेत्र था और एक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का विचार था कि क्यों ना यहाँ पर कर बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ पर कर बढ़ाने से वहां की जनता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। ये सोच समझकर उसने अपने प्रांतीय अधिकारियों को आदेश दिया कि दोआब में कर वसूल किया जाए। तो फरिश्ता के अनुसार ऐसा माना गया कि 3 से 4% कर में वृद्धि की गई, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कर में जो वृद्धि है 10 से 20% की गई थी। तो इस प्रकार प्रांतीय अधिकारियों को दोआब में कर वृद्धि के आदेश दे दिए गए। प्रांतीय अधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक के आदेशानुसार उन्होंने क्या किया,
दोआब में जाकर किसानों से कर वसूल करने का कार्य शुरू कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, उसी वर्ष दोआब में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बावजूद भी अधिकारियों ने प्रजा से या किसानों से कर वसूलना बंद नहीं किया। तो जब इस बात की जानकारी मोहम्मद बिन तुगलक को लगी कि वहां पर अकाल पड़ चुका है और किसान वहां पर कर देने में असमर्थ है, तो उसने किसानों को राहत कार्य पहुंचाने के प्रयास भी किए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और जो किसान थे अपनी भूमि छोड़कर अन्यत्र कहीं बस चुके थे। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की जो महत्वपूर्ण योजना थी दोआब के अंदर कर वसूल करने की, और उस कर से वो अपनी राजकोष में वृद्धि कर सकता था और जनता की भलाई हेतु कार्य कर सकता था, वो उसकी अधूरी रह गई थी और इससे सुल्तान की काफी बदनामी भी हुई थी। नेक्स्ट है उसकी महत्वपूर्ण योजनाओं में दूसरी जो है वो है राजधानी परिवर्तन, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण योजनाओं में गिनी जाती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद अर्थात देवगिरी की ओर हस्तांतरित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन करने के कई कारण थे। एक तो ये जो दौलताबाद थी वो साम्राज्य के मध्य में स्थित थी और यहाँ से शासन कार्य करना आसान था। दूसरी बात ये थी कि मंगोल आक्रमण से यह एक सुरक्षित जगह थी, अतः मोहम्मद बिन तुगलक अपनी प्रजा को सुरक्षित रखना चाहता था। और तीसरा कारण ये माना गया है कि दिल्ली के कुछ अमीर सरदार जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक को बद्दी बद्दी गालियां देते थे, अतः मोहम्मद बिन तुगलक जो था उन्हें दंडित करना चाहता था। तो दंडित करने के उद्देश्य से उसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी नई राजधानी बनाई। तो इस प्रकार उसने समस्त प्रजा को आदेश दिया कि इनको राजधानी परिवर्तन के अंतर्गत आदेश दिया कि प्रजा को दिल्ली से दौलताबाद ले जाया जाए। तो दिल्ली से दौलताबाद का जो सफर था 700 मील अर्थात 1500 किलोमीटर का जो सफर था वो जनता को पैदल ही तय करने के लिए कहा गया था। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने रास्ते में उन्हें अनेक सुख सुविधाएं साधन उपलब्ध भी करवाए थे, लेकिन फिर भी कष्टप्रद यात्रा रही प्रजा के लिए। ऐसा माना जाता है कि राजधानी परिवर्तन के कारण जो दिल्ली थी उस समय उजाड़ बन चुकी थी। उस समय गली में कोई कुत्ता और बिल्ली तक दिखाई नहीं देते थे। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय जो अधिकारी को आदेश दिए हुए थे कि सभी को पैदल ले जाया जाए देवगिरी की ओर, तो उनको जो गुलाम थे मोहम्मद बिन तुगलक के, उन्हें रास्ते में एक अंधा और एक लंगड़ा व्यक्ति भी मिला था। तो इसमें क्या था कि लंगड़े व्यक्ति को तो मार दिया गया था, जबकि जो अंधा था उसको पकड़ पकड़ कर लाया गया घसीट घसीट कर, और जब वो देवगिरी पहुंचे तो उसकी मात्र एक टांग ही वहां तक पहुंच पाई थी। तो इस प्रकार कष्टप्रद यात्रा करनी पड़ी दिल्ली की प्रजा को, दिल्ली से दौलताबाद की कष्टप्रद यात्रा। तो देवगिरी यानी दौलताबाद पहुंचते ही परिस्थितियां बदल गई और मजबूर होकर मोहम्मद बिन तुगलक को क्या करना पड़ा, अपना फैसला वापस लेना पड़ा। और उसने वापस फिर क्या किया, दौलताबाद यानी दौलताबाद से वापस दिल्ली को उसने क्या बनाई, नई राजधानी बनाने का उसने निश्चय कर लिया और आदेश दिया प्रजा को कि अब वापस प्रजा चले पैदल दिल्ली तक। तो इस प्रकार प्रजा को वापस दोबारा यात्रा करनी पड़ी पैदल दिल्ली तक, दौलताबाद से दिल्ली तक, और यह भी काफी कष्टप्रद यात्रा रही। काफी लोग उसमें मारे गए थे। यह योजना भी सुल्तान की असफल हो गई और सुल्तान की इस योजना की असफलता के कारण उसकी काफी बदनामी भी हुई थी। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन संबंधी जो योजना थी वो भी क्या हो गई, असफल। तो आइए अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की तीसरी महत्वपूर्ण योजना, तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ये मोहम्मद बिन तुगलक की एक महत्वपूर्ण योजना थी। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की जो मुख्य योजना है तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण योजना के रूप में भी इसको जाना गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। ये इसकी महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक थी, क्योंकि विभिन्न योजनाओं को लागू करने के कारण सुल्तान का राजकोष क्या हो रहा था, कम होता जा रहा था। तो सुल्तान ने निश्चित किया कि क्यों ना मैं तांबे और पीतल की जो एक नई मुद्रा जारी करूं। जो इन तांबे की मुद्रा जारी करने का उसने निश्चय किया
और उनका जो मूल्य है सोने चांदी के समान आंका गया। तांबे और पीतल के सिक्कों को कानूनी मान्यता दे दी गई। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि ये मुद्रा जारी कर दी गई और प्रजा में वस्तुओं का जो लेन देन था वो इसी मुद्रा के माध्यम से होता था, क्योंकि इनका जो मूल्य था वो सोने चांदी के सिक्कों के ही समान था। अतः सांकेतिक मुद्रा जारी करने के पीछे सुल्तान का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? राजकोष को भरना सुल्तान का मुख्य उद्देश्य था। तो इसी कारण इसने सुल्तान ने तांबे और पीतल के सिक्के चलाए थे और इनका जो मूल्य था सोने चांदी के सिक्कों के समान रखा था। लेकिन सुल्तान ने यहाँ सबसे बड़ी गलती की कि उसने क्या किया, सुल्तान ने टकसाल पर राजकीय एकाधिकार नहीं रखा और सिक्कों की बनावटी डिजाइन और कुछ सिक्कों की बनावटी डिजाइन कुछ इस प्रकार की थी कि साधारण लोग भी वैसे सिक्के बना सकते थे। इसका परिणाम क्या हुआ कि बाजार में जाली सिक्के उतर गए और लोगों ने घर में ही टकसाल स्थापित कर सिक्के बनाना उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। काफी मात्रा में तांबे सिक्के लोगों ने घरों में ही बना डाले और उसका प्रयोग वस्तुओं के लेन देन में करने भी लगे। अब व्यापारी वर्ग जब वस्तु खरीदते थे तब तो वो क्या करते थे, वस्तु खरीदते समय ये तांबे और पीतल के सिक्के चलाते थे, लेकिन जब ये अपनी वस्तु को बेचते थे तो सोने चांदी के सिक्कों की मांग करते थे। तो इस प्रकार भारी मात्रा में जाली सिक्के बाजार में उतर आए थे। तो जब इस बात का पता मोहम्मद बिन तुगलक को लगा तो उसने विचार किया और फिर उसने क्या किया, इन सिक्कों को बंद कर दिया और घोषणा करवाई कि तांबे और पीतल के जो सिक्के हैं वो वापिस राजकोष में जमा करवा दिए जाएं। बदले में क्या किया जाए, सोने और चांदी के सिक्के वापिस ले लिए जाए। अब वही सिक्के मार्केट में चलेंगे। अब क्या हुआ, राज्य में लोगों ने क्या किया, तांबे पीतल के सिक्के जमा करवाने शुरू कर दिए और बदले में सोने चांदी के सिक्के लेने शुरू कर दिए। इससे राजकोष को फिर क्या होने लगा, घाटा होने लगा, क्योंकि सुल्तान ने नकली सिक्कों के बदले में तो असली सिक्के नहीं दिए सोने चांदी के, लेकिन फिर भी एक भंडार सा लग गया नकली सिक्कों का उसके राज्य के अंतर्गत। तो इस प्रकार सुल्तान की जो योजना थी तांबे की सांकेतिक मुद्रा ये भी असफल हो गई थी, क्योंकि सुल्तान ने अच्छी तरह से विचार विमर्श नहीं किया था और टकसाल पर उसने अपना एकाधिकार कायम नहीं रखा, जिसका परिणाम क्या हुआ, लोगों ने घरों में ही काफी मात्रा में जाली सिक्के बना डाले और उसको बाजार में उतार दिए। तो मजबूर होकर सुल्तान को ये योजना क्या करनी पड़ी, त्यागनी पड़ी थी। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की जो महत्वपूर्ण योजना थी तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये भी क्या हुई, असफल हुई और सुल्तान की काफी क्या हुई, बदनामी हुई थी। नेक्स्ट है चौथी जो इसकी थी योजना